नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड साइंस पे। सेकेंड ग्रेड साइंस पे काफ़ी समय से ये डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि हमें सेकेंड ग्रेड साइंस की स्ट्रेटजी बड़े अच्छे से क्लियर की जाए। तो मैं आपको आगामी परीक्षा के लिए सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आगे बताना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर चलना है ताकि आप इस अटेम्प्ट में 100% सेलेक्ट हो पाएं। इसका कारण ये है कि फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी अगले दो ढाई साल तक दोबारा नहीं आनी है, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि इस वैकेंसी के बाद में अगले में 2 ढाई साल लग जाएंगे, इसलिए हम कम समय में अगले 5 महीनों को इतना बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपना जो है वो आउटकम दे पाएं और परीक्षा को क्रैक कर पाएं। तो इसी संबंध में मैं आपको पूरी डिटेल से सेकंड पेपर की अच्छे से आपको प्लानिंग बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट्स के सामने होती है वो है फिजिक्स। आरपीएससी एग्जाम जितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनमें अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स को छोड़कर चलते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स फिजिक्स से काफी उनको फोबिया होता है और वो फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको फिजिक्स को किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को बढ़िया से कवर करना है और आप कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, सब कुछ चीजें जो है उसमें हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। यदि आप फिजिक्स को छोड़ेंगे तो ये मान के चलिए आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार इसके 42 क्वेश्चंस थे। इस बार सिलेबस काफी कम किया है और लगभग लगभग जो इसमें क्वेश्चंस है वो इस बार हो सकता है कि कम होकर 30 तक आए। लेकिन यदि आप उनको जीरो मान के चलेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका हो सकता है डबल लिस्ट में नंबर आ जाए, सिंगल में ना आए, और हो सकता है आप कंपटीशन से भी 2 4 5 नंबर से रह जाएं। इसलिए फिजिक्स आपको करनी है और फिजिक्स में जितने आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे उसका बेनिफिट आपको यूं मिलेगा, एक तो आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट होगा और दूसरा फर्स्ट पेपर में जो भी आपकी कमियां रह जाएगी आप उन कमियों को सुधार इस फिजिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में मान लो जीके में या बायोलॉजी में कुछ आपके क्वेश्चन खराब हो गए तो फिजिक्स में आप जितना एक्स्ट्रा सही करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिजिक्स आपको करनी है, कैसे करनी है, कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स का पेपर 2018 का हार्ड पेपर था, इजी पेपर नहीं था, हार्ड पेपर था, इसलिए हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। सेकंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर नीट, आईआईटी, जेई, सेकंड ग्रेड सभी में एक एवरेज पेपर आता है। कौन से टॉपिक आपको कहां से पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। ऐसी कंडीशन में मैं मान के चलूंगा कि केमिस्ट्री में शायद तक उतने ही क्वेश्चन रहेंगे, 40 से 45 के बीच में। तो आपको इसकी भी बेस्ट स्ट्रेटजी लेके चलनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर पाएं। और बायोलॉजी जो शायद तक सभी जो बच्चे साइंस के हैं उन सभी की बायोलॉजी बढ़िया है, लेकिन 2018 का रिकॉर्ड देखें तो क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल थे और जो बायो में कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो करीब पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहे थे, उनके भी बायो में 20-25 से ऊपर क्वेश्चन सही नहीं हो पाए थे। इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि 11th 12th और ग्रेजुएशन की थ्योरी से आप टॉपिक की तैयारी कर लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों में ही करनी पड़ेगी। यदि आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चंस में आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कई क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के सामने एक आम समस्या है कि हम पूरे साल भर बढ़िया परफॉर्म करते हैं लेकिन बाद में चल के एग्जाम के दिन या एग्जाम के टाइम में हमारे क्वेश्चन कंफ्यूजन की वजह से खराब हो जाते हैं जो इजी वे में हमें आ रहे होते हैं। इसका एक बड़ा कारण होता है कि प्रैक्टिस नहीं करना। पढ़ते समय आपको सब इजी लगता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको सभी चीजें जो है वो बिल्कुल उसी वे में आए वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शन होंगे वो कंफ्यूजन वाले होंगे। अब हम इस स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से है और आपको कैसे कवर करना है, ग्रेजुएशन वाले पार्ट को कैसे कवर करना है, बोर्ड वाले पार्ट को कैसे कवर करना है। सबसे पहले अपने सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। अब जो सिलेबस में नया चेंजेस हुआ है वो सीधा सीधा 12th बोर्ड की किताब 11th बोर्ड की किताब में से उठाए गए हैं, उसी सीक्वेंस में टॉपिक उठाए हैं। इसकी थ्योरी आपको पूरी तरीके से जो आपकी बुक है 11th 12th राजस्थान बोर्ड की अभी जो चल रही है उसी में से पढ़ना है। सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शंस, सेल, कोशिका और कोशिकांग। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए की संरचना पे, चारगाफ नियम पे अक्सर प्रश्न आते हैं। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर, ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर आपको विशेष तौर से पता होनी चाहिए। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो आपके आणविक जीव विज्ञान में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की संरचना, इन पे भी आपको पता होना चाहिए। 11वीं 12वीं की आप किताब से पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो तैयारी है, कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या हम कोटा के किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स ले लें, तो कोटा के आप सेंटर के जैसे एलन वगैरह के मॉड्यूल्स आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन वहां पर आप फिल्टर नहीं कर पाते कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है। तो कई बार जैसे मॉड्यूल में 500-600 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी आपके काम के नहीं है, तो ऐसी समस्याएं होती है। तो यहाँ हम आगे टेस्ट सीरीज और क्लासेस जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारा खुद का तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, और आपको जो टेलीग्राम ऐप है उसके ऊपर भी अवेलेबल होगा, जिसमें हमने इसके साथ में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो डाले हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को काफी कम कर दिया है। मेंडल ने क्या कार्य किया, मेंडल की पूरी जीवनी, मेंडल के नियम, और यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेंडल के नियम के अपवाद है, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, इजी आएंगे। इस टॉपिक को काफी समराइज कर दिया है। ब्लड ग्रुप्स पे क्वेश्चन आएंगे, जो सह प्रभाविता का उदाहरण है, आरएच कारक और उसकी अनुवांशिकता, और जेनेटिक डिसऑर्डर पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें जनरल साइंस में भी है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये मेन 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर जो है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये जो तमाम बीमारी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनकी हेरिडिटी को भी आप ढंग से पढ़ेंगे। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं उनको आप एक साइड में नोट करके रखें, ताकि परीक्षा से 2 दिन 3 दिन पहले आप उन टॉपिक को रिवाइज कर पाएं। आपके परीक्षा हॉल में आप प्रश्न करेंगे मान लो 120 और आपको 30-40 क्वेश्चन भी उन इंपॉर्टेंट में से सीधे सीधे मिल जाते हैं, तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा परीक्षा में। आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने क्वेश्चन हमारे एकदम से ही सही हैं। टेक्सोनोमी, आरएच व्हाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा मोनेरा में है, कौन सा प्रोटिस्टा में है, कौन सा एनिमेलिया फंजाई, इन पे आते हैं। इसके अलावा एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ से लेकर कोर्डेटा तक के सभी प्राणियों का, सभी संघों का आपको विषयवार अध्ययन करना है। और ये वर्गीकरण आपकी 11वीं 12वीं की किताब में वर्ग तक नहीं है, आपके सीधे लक्षण बताए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ग तक का वर्गीकरण पढ़ना है। कई बार प्रश्न इसमें उठ के भी आ जाते हैं। प्लांट ग्रुप में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म, यहाँ भले ही आप वर्ग तक ना पढ़ पाए आपका काम चलेगा, लेकिन आपको एल्गी से एंजियोस्पर्म में ब्रोयोफाइट और टेरिडोफाइट में क्वेश्चन उठता है कि कहां से बीजाणुद्भिद अवस्था प्रारंभ हो रही है और कहां से युग्मकोद्भिद अवस्था प्रारंभ हो रही है, किस पादप में बीजाणुद्भिद अवस्था ज्यादा प्रभावी है और किस में युग्मकोद्भिद अवस्था अधिक प्रभावी है। इस चीज को भी आप ढंग से मैनेज करके चलेंगे। इसी तरह प्लांट किंगडम के अंदर एक तो आपको प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया के उदाहरण आपको ये पता है, आपको ये अच्छे से पता है कि प्रोटोजोआ से आर्थ्रोपोडा तक प्रोटोस्टोमिया है, और आपको ये भी पता है कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेट, ड्यूटेरोस्टोमिया है। लेकिन परीक्षा में इन संघों का नाम नहीं होगा, बल्कि इन संघ के प्राणियों के नाम होंगे। और वहां आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये जो प्राणी है ये वास्तव में किस संघ का प्राणी है, इस हिसाब से कौन प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया है, एक बात। दूसरा, सिलोम, ट्रू सिलोम किसमें है, स्यूडोसिलोम किसमें है, एसिलोमेट प्राणी कौन से हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे, तो उसको भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। एंटेरोसिलोम किसमें है, साइजोसिलोम किसमें है, सिलोम के आधार पर प्राणियों के प्रकार। इसके अलावा जो लार्वा है, जिसमें विशेष तौर से आर्थ्रोपोडा के लार्वा, उन लार्वा के बारे में भी आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा।
ये कुछ जनरल क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन उठते हैं पढ़ाई के दौरान। आपको इन जनरल क्वेश्चंस को पहले ही ध्यान में रखना है कि हमें किस टॉपिक के अंदर प्रायोरिटी में है। देखो टॉपिक पढ़ते समय एक तो होता है प्रथम पंक्ति की तैयारी, जिसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। एक होती है द्वितीय पंक्ति की तैयारी, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा लेफ्ट में जाके, और एक तृतीय पंक्ति की तैयारी जिसके अंदर आपने पूरा छलनी की तरह छान दिया बहुत गहराई में। कई बार पेपर आपका फर्स्ट और सेकंड लेवल पे ही आके रह गया और आप बहुत गहराई में पढ़ते रह गए। प्रथम पंक्ति की इंपॉर्टेंट चीजें हर चैप्टर में पता होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको वो क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, ताकि आप देखो जनरल क्वेश्चन भी सही करते हैं तो भी आप कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं। पिछली बार 500 में से सिर्फ 220 नंबर कट ऑफ गई है, लेकिन आप कोशिश कीजिए बहुत बेहतरीन तैयारी, ताकि आप टॉप 50 रैंक के अंदर आ पाए और आपको अच्छे स्कूल्स आपके आसपास में मिल पाए। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है पर्यावरण, जीव विज्ञान और पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी। इस पूरे टॉपिक का जैसे लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे ही 12वीं की किताब के अंदर आपको मिल जाएगा, ऐसे का ऐसे ही। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या है, और इकोलॉजिकल पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है। आप कहोगे सीधा बनता है, लेकिन कौन सा उल्टा बनता है वो अपवाद आपको ध्यान रखना है। जैव भार का पिरामिड कौन सा सीधा बनता है, कौन से उल्टे बनते हैं, उल्टे वाले अपवाद ध्यान में रखने हैं। कौन से पिरामिड हमेशा सीधे ही बनते हैं, जैव ऊर्जा का ध्यान रखना है। तो ये भी आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें देखो वायु प्रदूषण में एक प्रश्न आता है सामान्यतया, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आपको ग्रीन हाउस गैसों का पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने वाली कौन सी है, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है मीथेन। कई बार आपके सामने इनका क्रम रख दिया जाता है और कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का सही क्रम क्या है, और वहां पर आप कंफ्यूज होकर प्रश्न को गलत कर देते हैं। सबसे ज्यादा से कम, क्योंकि लोगों ने सुना है कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बड़ा ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, कई तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अधिकतम मान लेते हैं। तो आपको ये ग्रीन हाउस प्रभाव पे विशेष तौर से ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वायु प्रदूषण में, ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और वाटर, सोइल, ये ठीक है, इनमें जनरल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नॉइज पोल्यूशन में कौन सी ध्वनि जो है, कितने डेसिबल की ध्वनि शोर के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य बातचीत की ध्वनि किस डेसिबल की होती है, सड़क पे जो आवाज आ रही है वाहनों की वो किस डेसिबल की है, शेर की दहाड़ किस डेसिबल की, ये छोटी मोटी ये बातें ध्यान रखनी है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण, जिसमें आपको राजस्थान के सभी अभ्यारण्यों के बारे में पता होना चाहिए। नई जो बाघ योजना है, अभी चौथी बाघ योजना और लागू कर दी, मतलब उसका कार्यक्रम चल रहा है, चौथी बाघ परियोजना प्रारंभ करने का, वो भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के कितने अभ्यारण्य है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी स्थापना कब हुई, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको पता होना चाहिए। अन्यथा क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाते हैं। तो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियां, जिसमें गोडावण गिद्ध है, इनके ऊपर प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है राजस्थान में, सबसे छोटा कौन सा है। इसके अलावा एक आपका छोटा सा टॉपिक है रेड डाटा बुक और IUCN के बारे में भी विशेष जानकारी रखें। ये छोटी मोटी बातें हैं। और एक आपको रखना है हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, और हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं, उन हॉटस्पॉट्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इकोलॉजी की प्लानिंग और सीधी सीधी 12वीं जीव विज्ञान की किताब जो है उसमें से आप तैयारी करेंगे। 12वीं जीव विज्ञान की किताब में से आप इसको तैयार करेंगे, इस टॉपिक को। बीच में एक बात मेरे ध्यान में आई है, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या हमें बायोलॉजी की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो मैं एक बात ये भी आपको बताना चाहूंगा इस बायोटेक्नोलॉजी से पहले, कोचिंग का एक ड्रॉबैक भी होता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चला रहे हैं
जब आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पे रोज स्टूडेंट्स आते हैं डेमो पे, और वहां पे टॉपिक को बार बार रिवाइज किया जाता है, जिसमें आपका कीमती समय खराब होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को बांधने के हिसाब से। तीसरी बात यह है कि आपकी बायोलॉजी ऑलरेडी 50% तो बढ़िया सबकी है ही है, जिन्होंने एमएससी किया या बीएससी की है। बायोलॉजी 50% तो आपकी ऐसी है जिसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं है। कोचिंग में आपको उस 50% पे भी बहुत सारा समय खराब होता है। वो समय आप फर्स्ट पेपर में फिजिक्स में केमिस्ट्री में लगाएं तो शायद आपका और बढ़िया आउटपुट आ सकता है। तो आपको अपने पाठ्यक्रम को बायोलॉजी को फिल्टर करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां पे आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर टीचर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपको देखिए यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे हम भी क्लासें स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स की, और आप इसका छोटा मोटा कोई कोर्स लेते हैं कहीं से भी, जैसे आप हमारे से भी कोर्स लें या कहीं से भी लेते हैं, तो आप घर पे बैठ के कोई टॉपिक आपको इजी आता है तो आप डबल स्पीड पे देख सकते हैं, मनचाहे टाइम पे देख सकते हैं। और नहीं तो आपको क्या है कि क्लास के लिए हो सकता है कि आप अडेप्टिव हो या नहीं हो, लेकिन आपको तो उस वक्त क्लास में बैठ के और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए बायोलॉजी को थोड़ा फिल्टर कीजिए, कम समय में ज्यादा आउटपुट दीजिए, क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय है, सिर्फ ये मान के चलिए 5 महीने का समय है, ठीक है, और उसमें आपको तैयारी करनी है। तो हार्ड हार्ड टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए जो आपके बढ़िया नहीं है या आपके पास में बढ़िया कंटेंट नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये आपका 12वीं की किताब के अंदर मैटर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जाए, ये आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जाए, इसके लिए इन सब टॉपिक्स की मैं सीट तैयार मैंने कर रखी है अपनी खुद की। आप केवल उतने ही क्वेश्चंस को करें, क्योंकि बुक्स में और में 500 1000 क्वेश्चन होते हैं, उतना आपको वक्त नहीं मिल पाएगा। केवल आप उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के बिना आपको आता टॉपिक होगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज होकर जो है गलत ऑप्शन भराएंगे, 10-5 क्वेश्चन का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक तो पीसीआर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्निक, आरटीपीसीआर टेक्निक डीएनए की कॉपी करने के काम आती है। और आरटीपीसीआर क्यों, इसमें कौन सी क्रिया होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर फुल फॉर्म। अच्छा, इसकी खोज किसने की, कैरी मुलिस ने की। आरटीपीसीआर जो है इसके बारे में पूरी डिटेल आपको ढंग से पढ़नी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि कोरोना की जांच में आरटीपीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था, और कोरोना का जो समय था वो विश्वव्यापी स्तर पर कोरोना बीमारी प्रसिद्ध रही है। इसलिए हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप मान के चलिए कि कोरोना को नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे, इसलिए कोरोना को पूछेंगे। और कोरोना में आपसे ये पूछा जाएगा कि कोरोना में कौन सा डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सेकंड ग्रेड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। दूसरा, पीसीआर टेक्निक के अंदर कोरोना की जांच की सबसे बढ़िया टेक्निक है, और इसकी पूरी प्रोसेस 12वीं की किताब से आप ढंग से पढ़ेंगे। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, क्लोनिंग, क्लोनिंग वाहक, ये पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योजी डीएनए तकनीक, इसको आपको ढंग से पढ़ना है, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के बारे में भी ढंग से पढ़िएगा। ये कई टॉपिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सुलझा हुआ सिलेबस है, और आपको इस सिलेबस को इसी हिसाब से इसी क्रम के अंदर 12वीं की किताब से तैयार करें। छोटे छोटे पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं, जहां जहां से आपको लग रहा है क्वेश्चन छूट सकते हैं या जिनमें सीधे सीधे फैक्ट हैं, उनके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें। जो आप बार बार भूल सकते हैं उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें। हर चैप्टर को समराइज करें शॉर्ट नोट्स के जरिए। मान लीजिए आपकी बुक में 10 पेज का चैप्टर है, तो आप 2 पेज के अंदर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बार बार भूल रहे हैं या महत्वपूर्ण दिख रहे हैं उनको नोट कीजिए, और बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन, 11वीं की किताब में सीधे सीधे ये टॉपिक दिया हुआ है, और इसको भी इसी क्रम से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में है प्लांट टिश्यू, जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए जड़, देखिए किसमें कितने संवहनपुल है, देखिए किसमें खुले हैं किसमें बंद है। तना, इनकी पत्तियां कैसी होती है, समद्विपार्श्व किसकी होती है ना, इनकी पत्तियों में ये जो फर्क है।
उत्तक लेवल पे फर्क है, ये आपको पढ़ना है। पुष्प की संरचना और विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम, जिसमें विशिष्ट पुष्प क्रम जैसे हाइपेंथोडियम, साइएथियम, इनको भी आपको ढंग से डिटेल से पढ़ना है। ये पुष्प क्रम, ये आपको मिलेगा मैटर 11वीं राजस्थान बोर्ड की किताब लेकिन पढ़ तो सब रहे हैं, कैसे पढ़ना है? किताब को पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आ रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन करें, साइड में शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जो मैं आपको सीट दूंगा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें चैप्टर को पढ़ने के बाद, और ये एनालिसिस करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर इस चीज को दोबारा से रिवाइज करें। परीक्षा से पहले आप अपनी प्लानिंग इस प्रकार से बनाएं कि कम से कम आप 4 बार सिलेबस को ढंग से पढ़ पाएं। यदि आप 4 बार पढ़ेंगे तभी जाके आपको बेनिफिट होगा और आप भूलेंगे नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं कि सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं एक बार पढ़ के भूल जाता हूं, तो आप नहीं पूरी दुनिया ही भूल जाती है। इसलिए आपको 4-5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये है सारा का सारा जो टॉपिक है वो 11वीं की किताब में से है। 11वीं की किताब में से इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले वाटर एज ए बायोमोलिक्यूल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण जल के, कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें सबसे मेन चीज है ओस्मोसिस, परासरण और परासरण दाब न्यूनता। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परासरण और परासरण दाब न्यूनता। इसका ग्राफ आपको ढंग से पढ़ना है। पूर्ण स्फीत कोशिका का डीपीडी कितना होता है, स्वस्थ कोशिका का कितना होता है। आप इस टॉपिक को थोड़ा गौर करके देखिए, शायद तक आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्लासरूम टीचिंग की या ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप इन टॉपिक्स को साइड में नोट करके रखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको टीचर की हेल्प लेनी है और कौन से टॉपिक आपको खुद को पढ़ने हैं। जल विभव बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी फिजिक्स का तड़का लग जाता है यहाँ, तो थोड़ी समझ में आने में दिक्कत आती है। अधिशोषण, रसारोहण, रसारोहण में डिक्सन जोली का सिद्धांत जो है वो आपको डिटेल से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, डिक्सन जोली का सिद्धांत। अब है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है श्वसन के अंदर क्रेब्स चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इन सब के अंदर एटीपी का हिसाब किताब आपको बताना है, कहां पर कितने NADPH2 बन रहे हैं, कहां पर कितने ATP बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। C3 साइकिल और C4 साइकिल यानी केल्विन साइकिल। देखिए पुरानी जो आप यदि एलन वगैरह के मॉड्यूल्स देखेंगे बड़ा डिटेल से दे रखा है, उतना नहीं पढ़ना आपको। आपको राजस्थान बोर्ड की बुक में जो दे रखा है वही पढ़ना है। और क्वेश्चन क्या उठते हैं, पहला यौगिक कौन सा है, कितने एटीपी कहां कहां पे बनेंगे, कितने NADPH2 कहां कहां पे बनेंगे, ये थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये इमर्सन प्रभाव या रेड ड्रॉप प्रभाव, इस पे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो भी आप नोट करके रखें, ढंग से पढ़ेंगे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्कर आ गया। एक इसमें श्वसन गुणांक पे एक प्रश्न अक्सर आ जाता है, ध्यान देना, नोट कर लीजिए अभी से साइड में। प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, ठीक है, प्रोटीन का कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, वसा का कितना होता है, वसा का श्वसन गुणांक कितना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कितना है, ये श्वसन गुणांक आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एवाईवी श्वसन का क्या होता है, क्रेब्स चक्कर और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाले यौगिक का क्या नाम है, कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप शॉर्ट नोट्स में अपने नोट करके रखें, ताकि परीक्षा के समय बढ़िया से रिवाइज करें और एग्जामिनेशन हॉल में बिना किसी कंफ्यूजन के आप ऑप्शन में से आंसर नहीं ढूंढें, बल्कि अपना आंसर ऑप्शन में से ढूंढें, वो आपकी तैयारी है। किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन को आप डिटेल से पढ़ेंगे। लैक्टिक अम्ल किण्वन और कोरी साइकिल जो हमारी पेशियों में चलता है, उस पर भी प्रश्न अक्सर आ जाते हैं।
एंजाइम की संरचना 11वीं की किताब में, पादप वृद्धि और विकास। पादप वृद्धि और विकास में आपको जो हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन पे अक्सर प्रश्न आते हैं। इनके कार्य, निम्न में से कौन बोल्टिंग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, निम्न में से कौन जड़ों के उद्भवन के लिए जरूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं उत्तक संवर्धन, तो वहां पर जड़ों को उत्पन्न करने के लिए या तने को उत्पन्न करने के लिए आपको किस अनुपात में कौन कौन से हार्मोन लेने पड़ेंगे, ये आपको ढंग से ध्यान रखना है। मतलब इनके कार्यों को इतना माइन्यूटली देखना है कि आप इसका प्रॉपर आंसर दे पाए। आप ध्यान रखिए, ये हार्मोन, इनके कार्य शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स में बना के रखें। इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से उठेगा और पढ़ना है 11वीं की किताब में से। यदि आपको एग्रीकल्चर की बुक मिल जाए तो भी ठीक है, बाकी मैं इसके नोट्स विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा। ठीक है, आगे हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ताकि एक आपकी अच्छी प्लानिंग, कई बार स्टूडेंट खुद नहीं बना पाते या कुछ कमियां छोड़ते हैं, आप हमारी प्लानिंग के साथ में चलिए। देखिए, मैंने जो रैंक हासिल की वो मैं आपको भी दिलाऊं, ये मेरा वायदा है, मेरा पूरा प्रयास है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी मेरे पास में, और आप उस हिसाब से मेरे रास्ते पे चलिए, आप निश्चित रूप से टॉप रैंक हासिल करेंगे। मैंने 3rd रैंक हासिल की, हालांकि ओएमआर की कुछ गलतियां रही, इस वजह से रोल नंबर मिस्टेक के नंबर घटे, लेकिन ऐसा भी संभव है कि बहुत कम तैयारी में, 2-2.5 महीने की मैंने तैयारी की थी, आप 5 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एनिमल डेवलपमेंट, इसका आपको मैटर मैं आपको ढंग से दूंगा, वही मैटर आपको करना है। जैसे वैसे तो 12वीं की किताब में आपको ये मिल जाएगा, फिर भी युग्मक जनन, निषेचन, विदलन और गैस्ट्रुला भवन और अंग विकास। अंग विकास पे अक्सर प्रश्न आ जाते हैं कि चूजे में अंग विकास, मेंढक में अंग विकास, मनुष्य में अंग विकास, इस पे प्रश्न आते हैं। ये मैं आपको मैटर दे दूंगा, सिर्फ आप उतना पढ़ के सारा का सारा काम फिनिश कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2nd ग्रेड का सिलेबस बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं। आप कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। आप 5 महीने मुझे दे दीजिए, मेरे हिसाब से चलिए, मैं कहता हूं सफलता आपको 100% मिलेगी। ठीक है, कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है ये कि आपका, हाँ हम कुछ क्या टॉपिक पहली बार पढ़ते हैं, मुश्किल लगते हैं, हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, तो सबको लगता है, मुझे भी लगे थे ऐसे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप आराम से, मैंने फिजिक्स में 41 क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। आप 41 नहीं तो मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 20 भी सही करते हैं, हो जाएगा, और 20 कर सकते हैं। 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, पहली बार पढ़ते हैं और पहली बार पढ़कर हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, हमें ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। पूरे सिलेबस को पढ़ना है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, और इसकी प्लानिंग मैं आपको बना के दूंगा, उसके साथ साथ में चलिएगा। देखिए, ये विकास, ये विकास, लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, सब 12वीं की किताब में है। स्पीसीज का निर्माण, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जाति उद्भवन, अनुकूलन, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है। मिमिक्री वगैरह सारे टॉपिक इसमें आते हैं, 12वीं की किताब से आप ढंग से पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में है ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें आपको ये सारे तंत्र, इनके नोट्स में लगातार टेलीग्राम पे भी भेज रहा हूं। इनके नोट्स मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। आप इनको 11वीं की किताब से पढ़ने के बाद वो नोट्स भी पढ़ें, 11वीं किताब भी पढ़ें और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करें, कहीं कोई इनमें ज्यादा समस्या नहीं है, सबके फेवरेट टॉपिक होते हैं ये। अब है मनुष्य का स्वास्थ्य है, तो मनुष्य ह्यूमन हेल्थ जो है उसको लेकर 12वीं क्लास की किताब लेंगे। वैक्सीनेशन, प्रतिरोधी क्षमता, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और एक आपको इसमें पढ़ना है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो आपको विशेष तौर से पढ़नी है। तो ये आपका बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का पाठ्यक्रम था, ये आपने देखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे परमाणुीय संरचना, ये आपका टॉपिक आ गया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में परमाणुीय संरचना, ये पूरा का पूरा टॉपिक, इसके भी मैंने नोट्स दिए हैं,
इसको आपको पढ़ना है 11वीं की किताब से। अभ्यास प्रश्न मैं टेलीग्राम ऐप पे भेजूंगा, और हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे ऐप के ऊपर भी हम भेजेंगे। आप उन प्रश्नों से अभ्यास करें। परमाणु संरचना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद स्टार्टिंग होने की वजह से सबको बड़ा इजी वे में समझ में आता है, जिसमें आप नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जरूर पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है, ये जरूर पढ़ना है, इन्हीं पे अक्सर प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध आप 11वीं की किताब से पढ़ेंगे। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, एक इसमें VSEBRT सिद्धांत वो जरूर पढ़ना है। एक फायान का नियम, सहसंयोजक बंध में आयनिक प्रतिशत, है ना, तो आयनिक गुण के आधार पर ये फायान्स का रूल है, ये आपको जरूर पढ़ना है। इसके अलावा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण, dsp2 संकरण, ये जो तमाम संकरण है, CCl5 की संरचना इत्यादि, ये आपको ढंग से पढ़नी है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में है पीरियोडिसिटी, वर्गीकरण। इसके भी शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। आपको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की आधुनिक अवधारणा, इसके अंदर आपको जो मोजले का नियम है उस पे प्रश्न आपके आ जाते हैं। और आवर्तिता आपको पढ़नी है परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या में, और इसके अपवाद विशेष ध्यान रखने हैं। हम पढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, लेकिन कहाँ पे आकार घट भी रहा है, बाएं से दाएं जाने पे घटता है लेकिन कहाँ बढ़ भी रहा है। इसके अलावा आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, संयोजकता, इनकी आवर्तिता पे अक्सर प्रश्न आते हैं। ये भी आप 11वीं की किताब वाले तो सारे टॉपिक करने ही हैं। कहाँ पे अपवाद आ रहे हैं, कहाँ पर आवर्तिता किस हिसाब से बदल रही है, इनके भी आप शॉर्ट नोट्स अपने बढ़िया तरीके से बना के रखें। और अभ्यास के लिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, ये आपको करना है, 11वीं की किताब से आपको करना ही है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम, और द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम के आधार पर आपको जो Kp Kc, एक तो PCl5 वाली समीकरण, HI वाली समीकरण, ये दो समीकरणें विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जिन पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अम्ल क्षार की अवधारणा, आयनिक साम्य, अम्ल क्षार की अवधारणा, लुईस अवधारणा, एक पीएच निकालना आपको आना चाहिए, -log H करके जो हम पीएच निकालते हैं वो पीएच निकालना भी आपको आना चाहिए। बफर विलियन कौन कौन से हैं, बफर विलियनों के प्रकार, और एक समझिए ये विलेयता गुणनफल, और विलेयता गुणनफल के आधार पर जो आपने 11वीं 12वीं के अंदर जो रेडिकल निकाले हैं, धनायन और ऋणायन निकाले हैं, उसमें सम आयनन प्रभाव, वो वाली चीज आपके यहाँ पे विशेष तौर से आएगी, विलेयता गुणनफल के आधार पर न्यूमेरिकल। और सम आयनन प्रभाव का यहाँ पर यूज जो है, कॉमन आयन इफेक्ट, इसका यूज भी, इन दोनों का मिक्स यूज यहाँ पे आता है। ये आपके 11वीं की किताब में दे रखा है, वहां से इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से आप कवर करेंगे। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकरण अंक निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स इसके मैं दे रहा हूं, वहां से आपको पढ़ने हैं।
बुक के एग्जाम्पल सारे करने हैं जो 11वीं की किताब में दे रखे हैं, उससे बाहर नहीं आपको ज्यादा घूमना। अब आ गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें प्योरिफिकेशन की मेथड जो है जो हम तमाम प्रकार से शुद्धिकरण करते हैं वो भी आपको पढ़ना है। आईयूपीएसी नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आईयूपीएसी नामकरण। इसके अलावा समांश और विषमांश बंध विदलन, ठीक है, ये कार्ब कैटायन बंध विदलन, रेडिकल कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, ये मैं आपको नोट्स में सब उसी सीक्वेंस में क्रम में डाले हैं, एक आपके इलेक्ट्रॉन्स ने ही और नाभिक्स ने ही। SN1 SN2 अभिक्रिया ये भी आपके आएगी, इसको भी आप विशेष तौर से कीजिएगा, SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब आपके आगे है हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन, इनकी क्रियाएं 11वीं की किताब से आप पढ़ेंगे। 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे टच भी नहीं की है, 11वीं की बुक से करके, और इन सब पे करीब करीब 50-50, 60-60, 90-90 क्वेश्चन की मैंने सीट डाली है, उस सीट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। उसके बाद में है फिजिकल वर्ल्ड। अब आ गई आपकी फिजिक्स, ये फिजिक्स फोबिया आपका मैं दूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, आपका जो फिजिक्स का डर है ये मैं दूर करूंगा, डरना नहीं है। फिजिक्स को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हैं भौतिक राशियों का मापन और मात्रक, जिसमें आपके दो प्रश्न विशेष तौर से उठते हैं। एक तो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखिए, दाब का विमीय सूत्र आपके आ जाता है, दाब का विमीय सूत्र, चानता गुणांक का विमीय सूत्र, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का विमीय सूत्र, चानता गुणांक का विमीय सूत्र, ये आपको पढ़ना है ढंग से, ठीक है। आगे समझिए। अब है आपके एरर, प्रतिशत त्रुटि। आपको ऐसे एक सूत्र दे दिया जाएगा, ए को इतना परसेंट हम चेंज कर दें, बी को इतना परसेंट चेंज कर दें, सी को इतना परसेंट कर दें, एक्स में कितनी त्रुटि आएगी। इस सूत्र के आधार पर त्रुटि निकालने वाला भी प्रश्न आता है, जो गुणा के आधार पर त्रुटि, भाग के आधार पर त्रुटि, और इसके बेस पर भी सीधी त्रुटि आपके आ सकती है। ये आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए जी सदिश पे। कौन कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, एक तो ये बेसिक चीज पता हो। दूसरा, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। एक परिणामी सदिश निकालना, जैसे ये P सदिश है, ये Q सदिश है, और ये दोनों थीटा कोण पर हैं, तो इनका परिणामी है R, और R सदिश का फॉर्मूला क्या होगा? R सदिश का √ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ऐसे परिणामी सदिश का मान निकालना, एडिशन ऑफ वेक्टर में इस फॉर्मूले पे प्रश्न आने बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब देखिए काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है? एक विमीय गति, एक विमीय गति में गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। न्यूटन की गति के समीकरण जो है V बराबर U प्लस AT, उन पे जो है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर,
और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। गुरुत्व के अधीन गति पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, और एक आपके दूरी और विस्थापन पे भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक समान गति, एक नदी नाव वाले प्रश्न, नदी और नाव, ये वाले प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब है गति के नियम, F बराबर ma पे न्यूमेरिकल है ना। संवेग आवेग संवेग पे प्रश्न आते हैं, संवेग संरक्षण के नियम पे प्रश्न आते हैं। बहुत कम मैटर दे रखा है, बहुत बेहतरीन आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कार्य ऊर्जा और शक्ति, एक समान बल में कार्य और परिवर्तनशील बल में कार्य, थोड़ा सा समाकलन अवकलन का ध्यान रखना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मेन बेसिक सूत्र तो आप ध्यान रख के चलें, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का, है ना। स्थितिज ऊर्जा में स्प्रिंग का हाफ की एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशन का mgh, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको स्थितिज ऊर्जा के सूत्र ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा शक्ति और संरक्षी और असंरक्षी बल, संरक्षी बलों के उदाहरण, असंरक्षी बलों के उदाहरण। देखिए, आप जब फिजिक्स पढ़ने लगेंगे आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे और आप छोड़ देंगे। अरे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, मान लो 10%, 15%, 20% न्यूमेरिकल आ भी गए, आपने पढ़ी है ना थ्योरी, तो आप भी बहुत कुछ सही कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। आगे चलें। रोटेशनल मोशन घूर्णन गति की, कोणीय संवेग, लैब असिस्टेंट में भी सेम ही है, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, और जड़त्व आघूर्ण, शक्ति का जड़त्व आघूर्ण, डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, सॉरी वलय का जड़त्व आघूर्ण, गोले का जड़त्व आघूर्ण, त्रिभुज है ऐसे मान लो, त्रिभुजाकार आकृति का, आयताकार आकृति का, बेलन का जड़त्व आघूर्ण, छड़ का जड़त्व आघूर्ण, इन पे प्रश्न आते हैं। और रोलिंग मोशन, जब कोई चीज लुढ़क के नीचे आ रही है तो उसका भी, उसके बारे में, उसका वेग, उसका त्वरण, उसके सूत्र 11वीं की किताब में है। बाकी मैंने नोट्स डाले हैं क्योंकि फिजिक्स में आप बुक में ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करेंगे, क्योंकि किताब में जो मैटर है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि समझने में दिक्कत आती है। तो नोट्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसके बना रखे हैं, वो मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको वो नोट्स और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करना है। और हमारी टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज हमारी सबसे खास विशेषता है, उस टेस्ट सीरीज के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। घर्षण, घर्षण पे सीधे प्रश्न आएंगे, है ना। घर्षण गुणांक के आधार पर सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, कोई चीज लुढ़क रही है, फिसल रही है, इस पे आएंगे। जो मैं आपको सीट दे रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है इसमें। 11वीं की किताब और पढ़ें, थ्योरी उसमें से पढ़ें, कहाँ किससे कैसे घर्षण कम होता है, कैसे घर्षण ज्यादा होता है, घर्षण के प्रकार, ये 11वीं की किताब से आप पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम Gm1m2/r², इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, पक्के आएंगे। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का ऊंचाई के साथ परिवर्तन, ये देखिए यहां लिख रखा है, गहराई के साथ परिवर्तन, घूर्णन के साथ परिवर्तन, और पृथ्वी की आकृति के साथ में परिवर्तन। कक्षीय वेग, और ये पलायन वेग, और केपलर के नियम, केपलर के नियम जिसमें तृतीय नियम है ना, T² प्रोपोर्शनल टू R3, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न आ सकता है, ढंग से पढ़ें। बाकी मैटर दूंगा, वीडियो क्लास देंगे बहुत बेहतरीन, आप सिर्फ वीडियो देखें, एक बार देखें, 2 बार घर पे रिवाइज करें नोट्स को, आपको आराम से ये टॉपिक क्लियर होते चलेंगे, कहीं कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हुक का नियम, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस, और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता के उदाहरण जो 11वीं क्लास में दे रखे हैं, जिसमें आपका विशेष तौर से कि रोड जो होती है, साफ्ट जो होती है, वो मोटी क्यों बनाते हैं, खोखली क्यों बनाते हैं। इसके अलावा गार्डर जो होते हैं वो आई शेप के क्यों बनाते हैं, हुक के नियम पे प्रश्न, यही बस इसमें से आते हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर है द्रव की गति, जिसमें
क्रांतिक वेग का सूत्र, चांता गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा याद रह जाए, ठीक है। स्टोक्स के नियम का सूत्र जरूर याद करना, और इसके अनुप्रयोग भी थोड़े ध्यान रख लेना। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट इस पाठ का, सबसे इंपॉर्टेंट इस पाठ का जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय, क्या बोला? बर्नौली प्रमेय, तारे लगा लो इस पे, और उसके अनुप्रयोग, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में दे रखे हैं, बाकी 11वीं की किताब में है, लेकिन नोट्स में से आप पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स एक कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है जिसको किताब में सीधा सीधा दे रखा है, जो शायद आपके समझने में आप अडेप्ट फील नहीं करें, लेकिन वही चीज आप यदि मेरे नोट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर भी नहीं आए तो मैं वीडियो से आपको बच्चों की तरह समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखिए, चुंबकत्व, विद्युत धारा वाला पाठ, प्रतिरोधों का संयोजन, बहुत शॉर्ट में लिखा है लेकिन पढ़ना है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है, बायो सावर्ट नियम वगैरह, बहुत कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पूरे पाठ का नाम ही दे दिया इन्होंने, कुछ भी पूछे हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मैं बता दूं। आगे देखिए, किरण प्रकाशिकी, इसमें परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, ये तो 10वीं क्लास में आ गए थे। लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और ये वाला फॉर्मूला, और मिरर में यहाँ पे प्लस आ जाएगा वो, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, और इस पे भी रिलेशन आ सकता है। ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, और प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का जो सूत्र है, इस पे न्यूमेरिकल, प्रकाश का प्रकीर्णन, और ये जो आपका डिफेक्ट इन विजन बता रखा है, दृष्टि में के रोग, जिसमें निकटदर्शिता, दूरदर्शिता और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी रिजोल्विंग पावर भी पढ़नी है ना, और इनका मैग्नीफाइंग पावर का भी सूत्र है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप, सबका, ठीक है। ये पार्ट हो गया अपना फिजिक्स का। अब मैटर है ग्रेजुएशन लेवल वाला, इसको कैसे कवर करना है, इसको मैं आपको बता देता हूं। यहां थोड़ी सी समस्या ये है कि कुछ बच्चे इन सभी टॉपिक्स को ग्रेजुएशन की किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का स्तर नीट लेवल का रहता है, तो यहाँ ग्रेजुएशन की किताबों में यदि आप ज्यादा उलझ रहे हैं कि उनमें पेज ज्यादा होते हैं, अननेसेसरी चीजें भी होती हैं, वहां ना उलझ के इसके मैं आपको पूरे डिटेल नोट्स दे दूंगा, जो 11वीं मतलब बोर्ड लेवल वाला और ग्रेजुएशन लेवल वाला दोनों मामला जो है वो कवर हो जाएगा उससे, ठीक है ना। जैसे समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन और उनके अनुप्रयोग। अच्छा, डीएनए का प्रतिलिपिकरण, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बड़ा सुलझावा टॉपिक दिया आपको, तो आपको क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, लैंप ब्रश, गुणसूत्र वगैरह सारे इसमें पढ़ने हैं, तो बिल्कुल सीधे सीधे टॉपिक है। आप नीट लेवल पे मैं नोट्स दूं उसमें से पढ़ लेंगे तो भी आपका ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझिए, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपने पहले देखी है, बहुत इजी थी, बोर्ड लेवल वाली, इसको आपको नीट के नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, गुणसूत्रीय विपथन है ना, लिंग संलग्न वंशागति, फिजिकल मैपिंग है, ये भी आपको क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर का, तमाम प्रकार के अनुकूलन, सॉरी उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन आपको ढंग से टॉपिक पढ़ना है, और जीन की आपसी क्रिया, जीन का एक्सप्रेशन,
जिनका एक्सप्रेशन ओपेरोन थ्योरी, ये जरूर ढंग से पढ़ना है तब जाके, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन ओपेरोन थ्योरी से ही रिप्रेजेंट होगा। अब आ गया एनिमल टैक्सोनॉमी। यहां पर आपको वर्गीकरण के आधार देखने हैं। सिलोम, ठीक है, वो शरीर स्तर का अंग मतलब किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शरीर संगठन कैसा है, कोशिका द्रव्य स्तर का है, कोशिका स्तर का है, उत्तक स्तर का है, यांग स्तर का है, किस संघ का कैसा है। और यहां पर आपको क्लास लेवल तक, देखिए मैंने आपको वहां भी बोला था कि वर्गीकरण पढ़ें 11वीं की किताब से, लेकिन आपको यहाँ क्लास लेवल तक पढ़ना है। तो ये मान के चलिए आपको नीट लेवल पे पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल से नोट्स दूंगा, वो पढ़िए, वही एग्जाम्पल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कुछ, ये आपको नीट के सिलेबस में मिल जाएगा, कॉकरोच मिल जाएगा, ये आपको पैरामेशियम, फेसियोला और फ्रॉग, ये मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें से आपको ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि बाकी आपको ये मैटर मिल नहीं पाएगा। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथ में डाले हुए हैं। बाकी ग्रेजुएशन की आपकी नॉन कोऑर्डिनेट की बुक में से भी आप इसको स्कैन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया रहेगा, ये तीनों टॉपिक आप ग्रेजुएशन की किताब से नीट के मैटर में से पढ़ें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नीट के सिलेबस के हिसाब से इनके क्वेश्चन आएंगे। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वही बात, विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम, और ये फैमिली यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी, पालवेसी, कॉन्वोल्वेसी, फेबेसी, एस्ट्रेसी और पोएसी। और क्या आएगा, फ्लोरल फॉर्मूला तो सब लिख के ले जाइएगा, कम से कम एक प्रश्न ये आपका होगा जहां आपको पुष्प सूत्र दिया हुआ होगा और संघ पूछा जाएगा, या संघ देके पुष्प सूत्र पूछा जाएगा। ये आपको ढंग से तैयार रखना ही रखना है। मैं सिर्फ 1 मिनट का, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड का ब्रेक लूंगा, 20 सेकंड का मात्र। अच्छा, अब देखिए अब आपको पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी। आपने 11वीं 12वीं स्तर पे पढ़ी थी पिछले में, वो बहुत इजी थी, लेकिन उतना इजी नहीं होगा। अब आपको ये पढ़ना है फुल डिटेल से, जो ग्रेजुएशन की बुक में से पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। एसिड रेन, एल नीनो प्रभाव, ला नीनो प्रभाव, ओजोन अपक्षय, कौन कर रहा है ओजोन अपक्षय, कौन सी गैसें कर रही है, पता होना चाहिए। अच्छा, रेडियन हैजार्ड, रेडिएशन हैजार्ड जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेड डाटा बुक आईयूसीएन ने कब से स्टार्ट की, इसमें कौन कौन सी संकटग्रस्त यानी एंडेमिक स्पीसीज है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इशू पे अक्सर प्रश्न आते हैं, बाकी ज्यादा नहीं है इनमें। अवसादी चक्र कौन सा है, अवसादी चक्र किस प्रकार से, इसका नीचे कुंड कहाँ है, मतलब सबसे ज्यादा जहां मिलती है वो चीज उसको नीचे कुंड बोलते हैं, उस पर आ सकता है प्रश्न। अब बायोटेक्नोलॉजी तो पहले बहुत शॉर्ट में थी, अब फुल डिटेल में आपको पढ़नी है। चलिए आगे, बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे पढ़नी है। इसके जितने टॉपिक है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट, आजकल बायोटेक्नोलॉजी के बड़े ही
आधुनिक अनुप्रयोग बढ़ने लगे हैं, पादपों में, जंतुओं में, हमारे समाज के कल्याण में, अधिक उत्पादन में काफी उपयोग है। और वो जो नित्य नई खोजें हो रही है उनके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बायोपायरेसी क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है बायोपायरेसी की वजह से। बायोपायरेसी नहीं होने की वजह से कि कई बार क्या है कि विदेशी लोग आते हैं और हमारे देश में से अद्भुत ज्ञान लेकर बाहर चले जाते हैं और पेटेंट करवा लेते हैं। तो बायोपायरेसी क्या है जिसकी वजह से हम हमारे ज्ञान को का जो है पेटेंट करवा सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में है क्रिप्टोगेम, एल्गी, फंजाई, ब्रोयोफाइट, टेरिडोफाइट। ज्यादा इनके उदाहरण नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनको डिटेल से पढ़ना है ग्रेजुएशन लेवल पे। आपको ग्रेजुएशन की किताब में भी मैटर मिलेगा, बाकी मैं भी आपको फुल डिटेल से इसका मैटर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसको भी डिटेल से पढ़ना है, इनका वर्गीकरण पढ़ना है। जो पहले आपने बेसिक पढ़ा उसको पूरा डिटेल से आपको यहाँ पढ़ना है। प्लांट एनाटॉमी, इसमें एपिकल मेरिस्टम, शीर्ष विभज्योतक के विभिन्न प्रकार, द्वितीयक वृद्धि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से हो रही है उसको भी आपको ढंग से पढ़ना है, और ये आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन की किताब से। अच्छा, प्लांट में, पादपों में जनन, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन प्रश्न ऐसे आते हैं कि एक पादप में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, भ्रूणपोष में कितने होंगे? तो आपको पता है भ्रूणपोष 3n होता है, उस पे प्रश्न आ जाते हैं, किस हो जाएंगे। या ये पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है या भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है। ऐसे तमाम प्रश्न आ जाते हैं। बीजांड की संरचना के आधार पर भी प्रश्न आते हैं। एक एपोमिक्सिस पे प्रश्न आ रहे हैं लगातार, अनिषेक जनन पे भी आ रहे हैं, इन पे भी आप स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ढंग से पढ़ना है। अब देखिए वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन में ये सारे टॉपिक जो आपने 11वीं 12वीं लेवल पे पढ़े उनको डिटेल से पढ़ना है। बिंदु स्त्राव, वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों का खुलना बंद होना, ये मैं नोट्स में फुल डिटेल से बना चुका हूं। ये आपको उसी हिसाब से सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए, आपको ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक इसमें सूक्ष्म मात्रिक तत्व और दीर्घ मात्रिक तत्व जो है उनको भी आपको डिटेल से पढ़ना है। ये आप टॉपिक जो 11वीं 12वीं लेवल पे पढ़ा उसको फुल डिटेल से पढ़ना है। C3 और C4 साइकिल, C3 C4 में फर्क क्या है, क्रेसुलेसी एसिड चक्र क्या होता है, और क्रेसुलेसी अम्ल जो चक्र चलता है किन पादपों में चलता है, उनमें आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं। प्रकाश श्वसन पे प्रश्न आ रहे हैं, पिछली बार भी आया प्रकाश श्वसन पे, एंजाइम पे प्रश्न आ जाता है, ये आप पढ़ेंगे। इसके भी मैं फुल नोट्स दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पादप वृद्धि, पादप वृद्धि और विकास, पादप वृद्धि और विकास, इसको भी आप इसी क्रम के अंदर जो जैसे अपने कह सकते हैं बीज प्रसुप्ति क्या है, इस पे प्रश्न आते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, बीज और फल, इनकी संरचना, सत्य फल, आभासी फल, इनके बारे में भी प्रश्न आते हैं। इसको भी आप नोट से डिटेल से पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूं कि शायद ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसका सिलेबस डिस्कशन 2 पार्ट में करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आप आसानी से ढंग से देख पाएँ। तो मेरे हिसाब से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो इसका डिस्कशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, कल हम एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी से डिस्कशन करेंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। आपको अपने एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आप निश्चित सफल हों
उसके लिए हमारा तन मन धन से आपको पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। बेस्ट विशेष। वंदे मातरम।